हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ इजमत अंसारी। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि हमारे फ्रेंड तालिब हुसैन जिन्होंने टाइम और टेंस के अंतर्गत अपने टॉपिक को रखा, और मैं आज ये इरेशनल नंबर के अंतर्गत मैं एक टॉपिक को उठाया हूँ, जो कि देख रहे हैं आप लोग। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मैं इस टॉपिक को इसलिए उठाया हूँ क्योंकि अगर आप लोग ये बोर्ड का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि आप √5 मतलब लगातार 4-5 सालों तक ये पूछ रहा है। √5 ही नहीं, √2, 7, 3 भी हो सकता है, लेकिन ये मतलब इस कंसेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये कितने नंबर का होता है तो आप देख सकते हैं 3 मार्क्स का होता है। 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, इतने मार्क्स का ये पूछा जाता है। इसलिए चलिए अब हम लोग इसको प्रूव करना है, आपको हम सिखाते हैं। बहुत ईजी है, देखते हैं। हम लोग तो जानते ही हैं, आप भी जानते हैं कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम क्या करेंगे कि इसे मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, सपोज करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको मान लेंगे और इसका कुछ प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आगे हम लिखते हैं। देखिए, इसलिए नहीं छोड़िए, √5 बराबर P/Q के रूप में, जो कि हम जानते हैं कि ये इसका प्रॉपर्टी होता है। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम कुछ लिख रहे हैं √5 = P/Q। और इसके और भी इसके कोष्ठ में लिखेंगे आगे। ठीक है, आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। ठीक, लिखेंगे P और Q। ठीक है, P और Q सअभाज्य संख्या है। ठीक है, सअभाज्य संख्या है तथा Q = 0। ठीक है, कोष्ठक बंद कर लेंगे और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। चलिए देखिए, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, छूट गया था मेरा। तो आप लोग को ये सअभाज्य संख्या अगर नहीं समझ में तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या सीखते हैं। अभाज्य संख्या क्या है? ठीक है, तो अभाज्य संख्या देखिए, मतलब ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से कटे। ठीक है, उसे अभाज्य संख्या करें। जो स्वयं से कटे, जैसा कि हम लिख रहे हैं 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या, क्योंकि ये स्वयं से कटेगी। ये मतलब किसी भी संख्या से नहीं कट सकती है। ठीक, और मान लीजिए यहाँ पे 13 लिखते हैं, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये स्वयं से कटेगी। इसको अन्य कोई संख्या काट ही नहीं सकती है। ठीक है, इसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम लोग अभाज्य संख्या तो आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, तो अब हम सअभाज्य संख्या सीखते हैं। ठीक है, देखिए, सअभाज्य संख्या मतलब देखिए, स का मतलब होता है 7। ठीक, स का मतलब 7। अभाज्य को हमने अभी बताया। ठीक है, तो ऐसी अभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या जब साथ में होती है तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 2 और 13। अगर इसको मैं साथ में ले लेता हूँ, इन दोनों को, तो ये सअभाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का भी अगर आप क्या देखेंगे, स्वयं से कट रही है अभाज्य संख्या। और मैंने इन दोनों को साथ में ले लिया है, अगर इससे अधिक भी लूँगा तो वो सअभाज्य संख्या ही कहलाएगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 2 ही संख्या है, P और Q है, तो मैंने दोनों को ले लिया है। मैंने एग्जांपल के तौर पे 2 और 13 बताया, यहाँ पे P और Q होगा। ठीक है, तो ये सअभाज्य संख्या होगी। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे सअभाज्य संख्या क्या होती है। चलिए, तो ठीक है, और इसका ये जितना भी मैंने लिखा है ये प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, और आप लोग जानते ही हैं Q = 0, ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ Q = 0, तो इसका मतलब जानते हो क्या है? Q जो है 0 के बराबर है, यानी Q का मान यहाँ पे आप 0 रखेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने अगर इसको काट दिया तो = 0, मतलब ये Q का मान 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 लाख कुछ भी आप लिख सकते हैं, बस 0 नहीं हो Q का मान। यही है, आपको ये दर्शाता है अगर इसको काट देते हैं = 0। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे, ये जो कि परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी होती है। अब हम लोग इसको समीकरण 1 मान चुके हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि समीकरण 1 के
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। पक्ष क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। ये जो इक्वल टू लगाए हूँ, इक्वल टू के एक तरफ की जो मतलब ये बाईं तरफ की जो संख्या है ये एक पक्ष होगी, और जो दाईं तरफ की एक संख्या है, जो भी है एक संख्या है ना, दोनों को अगर कटाएंगे तो जो भी एक ही संख्या निकलेगी, तो ये क्या, ये एक पक्ष हुआ। तो ठीक, तो इक्वल टू के एक तरफ एक पक्ष, एक तरफ एक पक्ष, तो कितने हो गए, दो पक्ष। तो समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, दो पक्ष हैं इसके, तो वर्ग करते हैं हम इसका, ठीक। तो √5 एक है, इसका वर्ग करते हैं, ठीक, और बराबर है तो बराबर रख देंगे, और P बटे में Q है, इसका भी वर्ग कर देंगे, क्योंकि हमने लिखा है समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब √5 का वर्ग करेंगे तो आप लोग जानते होंगे, पिछली कक्षा में आप लोग पढ़ लिए होंगे कि अंडर रूट का अगर किसी का वर्ग किया जाता है, अंडर रूट हट जाता है, वही संख्या बाहर निकल जाती है, तो इसका वर्ग हो जाएगा 5, ठीक है, इसका 5। इधर इसका वर्ग करेंगे तो P² बटे में Q², ठीक है। अब क्या करेंगे कि वज्र गुणन, आप लोग जानते हैं तिरछा तिरछी करते हैं, ठीक है, इसका वज्र गुणन करेंगे। चलिए इसको एक मान नीचे रख देते हैं, समझ में आएगा आसानी से, ठीक। तो क्या, ये वज्र गुणनखंड, यानी ये इधर आ जाएगा और ये एक इधर चला जाएगा, तो क्या होगा 5Q² इक्वल टू एक P² में एक का गुणा करेंगे तो P ही मिलेगा, P² ही मिलेगा, ठीक। ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या, अगर यहाँ पे गुणा में है तो पक्ष को अगर दूसरी तरफ भेजा जाता है तो गुणा का भाग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे Q² बराबर P² बटे में 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ रहे होंगे। और इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे और कोष्ठ में एक रीजन लिखेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे इसके आगे लिखाएगा कोष्ठ का रीजन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए P² 5 से विभाजित हो, चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखिए मान लीजिए आप 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा, और ये बटे में 5, मैं P का मान लेता हूँ कि P का मान 5 है, ठीक है। तो P का वर्ग करेंगे तो 25, ठीक, अब बटे में 5 है, ये कट जाएगा, 5 और 25 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा कि इसका जो वर्गमूल है, ये मान लीजिए इसका तो वर्ग है ये 25, इसका जो वर्गमूल होगा वो भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे ये कट जा रहा है एक बार में, यानी मेरा कहने का क्या तात्पर्य है, अगर किसी संख्या का वर्ग जिस संख्या से विभाजित हो रहा है तो उस संख्या का जो मूल होगा यानी वर्गमूल होगा वो भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे यही भी सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट होगा, ठीक है। देखिए अगर P² है ना, P² कामा दे देंगे 5 से विभाजित है, इसलिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं पा रहा है, थोड़ा ब्लैक बोर्ड नीचे है, ठीक है, इसलिए आप लोग बोल दे रहा हूँ मैं, समझ लीजिएगा। इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया, आप लोग समझ गए होंगे, विभाजित है, ठीक है। ये आपका कोष्ठ बंद कर देंगे, इसके आगे लिखाएगा ये कोष्ठ, मेरा जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। अब इतना तो हो गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, अब इसके आगे मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। अब क्या करेंगे हम लोग की, अब ठीक है, मान लेंगे, माना P बराबर 5m लेने पर, ठीक है। ये जो अचर पद है m, यहाँ पे mn जो आपका मन करे वो रख सकते हैं, वैसे नॉर्मली ये m ही रखा जाता है, आप कुछ भी रख सकते हैं 5m लेने पर, ठीक है। और देखिए अगर मैं √5 प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है, अगर √5 प्रूव कर रहा हूँ तो ये मैं 5 रखूँगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर √2 प्रूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर 2 रखूँगा। मैं यहीं पे बता देना चाहूँगा, देखिए अगर √5 हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, तो जहाँ जहाँ 5 आया है तो वो तो ठीक है 5 ही रहेगा। अगर इसी के जगह पर अगर हम √2 प्रूव कर रहे हैं, ठीक है,
तो जहाँ जहाँ आपको 5 दिखाई दे रहा है वहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे हमने p बराबर 5m लेने पर, अगर मान लीजिए यहाँ पर और हम 2√2 प्रूव कर रहे होते तो यहाँ पे 5m ना लेकर हम 2m लेते हैं, ठीक है। बस यही डिफरेंट होता है, कंसेप्ट यही लगेगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 5m जैसे प्रूफ हो रहा है वैसा तो होगा ही, लेकिन अगर √2 प्रूफ करने की बात आती है तो जहाँ जहाँ आपको 5 दिख रहा है वहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग कि कुछ होता नहीं है, बस इसी के कॉन्सेप्ट पर जहाँ आपको 5 दिखा दे रहा है वहाँ पर 2 लिख देना है, हो जाएगा, ठीक है। तो इतने तो हम मान लिए हैं, सपोज कर रहे हैं कि p बराबर 5m लेने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे अब, ठीक, p बराबर तो हम 5m मान चुके हैं, तो अब क्या करेंगे कि p का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि p का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमने दिखाया कि क्या है, समीकरण 2 हमने इसको माना था, ठीक है। तो समीकरण 2 का मान रखने पर, p का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब हम रखते हैं p का मान, ठीक है। तो p बराबर 5m लेने पर समीकरण 2 क्या था हमारा, q स्क्वायर, देखिए लिखते हैं हम, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे में 5, ठीक है। हमने ये समीकरण 2 माना था। अब समीकरण 2 में p का मान रखने पर, p का जो हम मान लिए हैं उसको अब इसमें हम रखेंगे, ठीक है। देखिए q स्क्वायर बराबर p का मान क्या रखेंगे 5m, तो 5m ले लेंगे और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर दे देंगे, ठीक है, और बटे में 5 है, ठीक। इतना तो कर लेंगे हम लोग। तो क्या होगा q स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो 25, ठीक है, 25 और m पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और बटे में 5। अब इसको कटा देंगे, 5 एकम 5, ठीक, और ये 5 बार हो जाएगा, ठीक है, कट गया एक बार में, ये 5 बार में। तो क्या होगा अब q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, ठीक, एक तो हट जाएगा इसी तरह। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक, आ जाएगा ना, हो गया, ठीक है। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में रीजन दिया था कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित है, ठीक है, विभाजित है नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे, ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमने बताया आपको कि जैसे यहाँ पे हमने दिखाया था 5 स्क्वायर बटे में 5 था समीकरण 2 के अंतर्गत, तो मैंने लिखा था कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित हो। यहाँ पर भी हमें यही लिखना है, q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। आप लोग यहाँ पे कोष्टक में लिख लीजिएगा, मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सेम यही लिखना है, p की जगह पे q कर देना, ठीक है, वही एकदम कोष्टक में रिजल्ट डालना है, पिछले वाला समीकरण 2 के अंतर्गत जो मैंने लिखा था, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लेंगे। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, तो ये समीकरण 1 यहाँ पे, समीकरण 2 और समीकरण 3। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। मैं बता देता हूँ कैसे, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, 5, और ये जो कोष्टक में p और q सअभाज्य संख्या है, और मैंने आपको सअभाज्य संख्या बताया था कि जो स्वयं से कटे, ठीक है, जो स्वयं से कटे वह सअभाज्य संख्या होती है। तो हमने यहाँ पे देखा समीकरण 2 के अंतर्गत p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक, और समीकरण 3 के अंतर्गत देखा कि q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि अगर ये अभाज्य संख्या है तो ये 5 से विभाजित हो और ये 5 से विभाजित हो, ठीक है। इसलिए इस समीकरण से स्पष्ट होता है, 2 और 3 से स्पष्ट होता है
कि अंडर-रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग ये मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक था। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारे तूफान क्लासेज जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ आपको इसमें ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, हम अगली वीडियो में आपके डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए।